अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। पाक तुम अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। कुल 25 मिनट में भारत ने पहलगांव हमले का हिसाब बराबर कर दिया। जो कहा था वो कर दिखाया, पाकिस्तान को भी और विश्व को भी। पहलगांव के गुनहगार उनको ट्रेनिंग देने वाले, संरक्षण देने वाले, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन तीनों के शिविरों को ध्वस्तीभूत कर दिया भारत ने, ध्वस्तीभूत कर दिया। जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए दैत्य गुरु जैसे हैं हाफिज सईद और मसूद अजहर, वो फूट फूट के रो रहे हैं। मसूद अजहर कह रहा है कि मेरे परिवार के 14 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं क्यों नहीं हो गया अल्लाह को प्यारा। यह स्थिति पैदा कर दी सिर्फ 25 मिनट में। भारत की सेना ने 25 मिनट में त्राहि हो गया। और पूरी दुनिया को भी संदेश गया कि भारत किसी पंचायत में झुक नहीं सकता, किसी के प्रवचन से प्रभावित नहीं होगा, अपने गुनहगार को ढूंढकर मारेगा जरूर। जो भारत के प्रति अपराध करेगा उसको दंडित अवश्य किया जाएगा। ये समर्थ भारत का जय घोष है, ये शक्तिमान भारत का जय घोष है। 1971 के बाद, यानी फुल फ्लेजेड वॉर के बाद, उस पूर्ण युद्ध के बाद पहली बार 54 साल बाद ऐसा हुआ कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन संचालित कर दिया हो, पाकिस्तान के अंदर घुसकर। अन्यथा पीओके तक भारत के सैन्य अभियान सीमित रहे। इस बार वो बाउंड्री भी टूट गई। 5 सैन्य अभियान आज पीओके में हुए तो 4 शेष सैन्य अभियान पूरे पाकिस्तान में अलग अलग हिस्सों में हुए। बहावलपुर है जहां पाकिस्तान का एयरबेस है, वहां भी भारत ने घुसकर मिसाइल से ध्वस्त कर दी इमारतें। कंठ सूख गया पाकिस्तान का, थरथरा गया। अब झेप मिटाने के लिए नाना प्रकार की अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें आ रही हैं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें अब कुछ नहीं करना, चलो छोड़ो जाने दो। मुनीर ढूंढे नहीं मिल रहे,
तो शहबाज का वक्तव्य आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कि हमने सेना को अधिकार दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है, सेना तय करेगी। लेकिन कुल मिला के पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो आज हुआ उसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और आतंकियों, पाकिस्तान का प्रशासन, सेना, एस्टेब्लिशमेंट, वो और आतंकी कितना हमजोली है, हमसाया है, ये विश्व के सामने हो गया आज। अब कुछ दबा छुपा नहीं रहा। जहां जहां आतंकी मारे गए भारत के हमले में, उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी फौज के अफसर शामिल हुए, पाकिस्तानी पुलिस के अफसर शामिल हुए, आईएसआई के अफसर शामिल हुए, बाबर्दी शामिल हुए। समझ ही नहीं आता ये आतंकी इस देश को चला रहे हैं कि सेना चला रही है, कि सेना के आतंकी है कि आतंकियों की सेना है, समझ ही नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान के मुंह से नकाब उतर गया। अभी केवल भारत कहता था तो शायद विश्व को कम यकीन आता हो, लेकिन अब देख लिया कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी रो रहे हैं, अकीदत पेश कर रहे हैं। क्यों? पाकिस्तान तो कहता था हम तो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, फिर आतंकियों की मिजाज के मातमपुरसी के लिए क्यों खड़े हैं उसके अधिकारी? यहां पर नंगा हो गया पाकिस्तान। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, उसको तय करना है, उसको सुधरना है। भारत का ट्रेलर देखकर या पूरी फिल्म देखनी है, यह पाकिस्तान तय करेगा। भारत ने ट्रेलर दिखा दिया, पाकिस्तान अपने में सुधार कर लेगा तो फिल्म अभी नहीं देखेगा, नहीं फिर कुछ धृष्टता करेगा, दुष्टता करेगा तो पूरी फिल्म भी तैयार है इधर, डोभाल साहब के बैग में रखी है, फिर पूरी फिल्म चलेगी। ट्रेलर में जब ये हाल है तो पूरी फिल्म में क्या हाल होगा? हमारे साथियों ने इस पूरी आज के परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर मेहमानों से परिचय करा के बहस में चलेंगे। और सोचिए, मोदी जी ने कहा था कि आज पूरे देश में मॉक ड्रिल होगी और कल रात में फुल ड्रिल कर दी। ये मोदी की स्टाइल है। पहले रिपोर्ट देखिए। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। यकीनन किसी भी कल्पना से परे पाकिस्तान से भारत का ये वो बदला है जो वर्तमान तो क्या भविष्य में भी कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि पहलगाम वाले पाप के बाद पीएम मोदी ने जो कहा वो ही किया, वो भी आधी रात को, उस समय जब सो रही थी पूरी दुनिया। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत ने बीती रात पाकिस्तान और पीओके के करीब 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। इस बदले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह ऑपरेशन उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खो दिया। इस हमले की ब्रीफिंग के लिए भी विदेश सचिव के साथ 2 महिला अधिकारी आई थीं।
सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। गुलपुर कैंप कोटली, बरनाला कैंप बिंबर, अब्बास कैंप कोटली। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूँगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। मरकज ताइबा मुरीद के। 22 अप्रैल को पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए उस आतंकी हमले में करीब 26 लोग मारे गए थे। अब भारत की एयर स्ट्राइक में धुआं हुए पाकिस्तान में आतंक के आका मसूद अजहर का तो पूरा खानदान ही खत्म हो गया। मसूद के परिवार के 14 लोगों की मौत पर बौखलाया और बिलखता मसूद खुद अपने मरने की दुआ मांग रहा है। पूरी दुनिया इस प्रलाप पर पाकिस्तान को ही लताड़ रही है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। भारत के इस भीषण हमले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। अजहर छिपा है, हाफिज सईद छिपा है, मुनीर से लेकर तमाम मंत्रियों तक खलबली मची है। देश के सियासी गलियारों में सब सेना की जय जयकार कर रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सब ऑपरेशन सिंदूर की सराहना कर रहे हैं। हालांकि सबूतों वाला शिकूफा अभी तक तो नहीं छिड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ही चीख चीख कर सबूत दे रहा है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। बहरहाल, पहलगाम के हमले के दौरान दहशतगर्दों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। अब उस हमले के बाद भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि बदला कैसे लिया जाता है। यानी जो कहा था वो किया। सवाल ये कि अब आगे क्या? अब आगे क्या, ये बड़ा प्रश्न है और सुबह से हम इस प्रश्न पर चर्चा भी कर रहे हैं। मेरी समझ कहती है कि भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है, अपने अपराधियों को सजा दे दी। भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर संपूर्ण साहस और सामर्थ्य के साथ, और उसके बाद एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अगर पाकिस्तान शांत रहता है, अपने पांव पीछे खींच लेता है, तो भारत अगली कार्रवाई करने की स्थिति के मन मुद्रा में नहीं जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गुस्ताखी की, तो जैसा मैं सुबह कह रहा था, दोपहर में कह रहा था, फिर वही बात कहूंगा, तो पूरी फिल्म बनी रखी है, उसको बस प्ले करना है। ट्रेलर देख लिया, मिजाज समझ में आ गया कि हम बहावलपुर तक मार कर सकते हैं। 54 साल का फासला 25 मिनट में पाट दिया हमने। 54 साल पहले गए थे पाकिस्तान के अंदर, फिर गए रात में। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। रत्नाकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का बहुत स्वागत है। संजय राणा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, राणा साहब का बहुत स्वागत है। कर्नल संतपाल सिंह हैं, संतपाल जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, संतपाल जी का बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन AC मिश्रा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, मिश्रा जी का बहुत स्वागत। मिश्रा जी, आप और संतपाल जी के पास पहले चलूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा, संजय राणा जी के पास जाऊंगा। 54 साल बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान में जाकर हमला किया है। अन्यथा हमला POK तक कन्फाइंड रहता था। POK एक दूसरी स्थिति है वहां, लेकिन पाकिस्तान और उसमें भी बहावलपुर में, पंजाब में जाकर हमला करना, ये पाकिस्तान का एक हमारे यहाँ यूपी में शब्द टेटुआ, गला। मुल्ला मुनीर को टेटुआ बड़ा पसंद है, वो हर बार कहते हैं कि वो गले की नस है क्या। तो मुझे लग रहा है कि आपकी गले की नस ही दबा दी भारत ने वहां जाके। ये 54 साल बाद ये
कसम टूटी कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो घुस के पाकिस्तान में मार दिया। मिश्रा जी। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस बार जो किया गया है काम, ये इतिहास में बहुत समय बाद और अपनी तरीके का यूनिक वो है कि हमने एक उनकी सीमा भी पार नहीं की, अपने यहाँ से रहते ही घुस के उनको मार भी दिया। अभी तक जो भी हुए थे सर्जिकल स्ट्राइक जो कुछ भी, वो सब पीओके में हुए थे। पंजाब में घुसकर मुरीद के और बहावलपुर में अटैक करना, ये एक बहुत क्लियर एक संकेत है कि ये जो है अभी तो बिस्मिल्लाह है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। तो इसका नतीजा ये दिख रहा है कि जो आज जैसे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा भी कि भाई अगर अब इंडिया यहीं रुक जाता है तो हम आगे हम भी इसको वाइंड डाउन करने के लिए सोचेंगे। अब ये बड़ा रेलेवेंट सवाल ये उठता है कि भाई उनकी हैसियत क्या है, वो स्टेटमेंट जो दे रहे हैं क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के पोजीशन में है, वो पोजीशन में हो या ना हो, लेकिन ये एक इंडिकेशन तो है कि किस तरीके की थॉट प्रोसेस चल रही है। लग रहा है कि अब वो इसको एस्केलेट नहीं करना चाहेंगे। अगर एस्केलेट करते हैं तो उनको मालूम है कि एस्केलेट करने के स्थिति में जो मेरे को समझ में आता है उनका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो जो है अगर कन्वेंशनल वॉर करना चाहेंगे तो जो हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। मिलिट्री एसेट्स के ऊपर अटैक करेंगे तो हम भी उसको रिटेलिएट करेंगे। न्यूमेरिकल हमारी स्ट्रेंथ उनसे लगभग हर चीज़ में, पर्सनल में, उन आर्मामेंट में उनसे दुगनी तिगुनी है। न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने के लिए अगर वो यूज़ करते हैं तो वो एक उनका अंत होगा हमारा। या आपको याद हो बहुत पहले माओ भी कहा करता था कि अगर हमको न्यूक्लियर वेपन का कल को न्यूक्लियर वार हो भी गई तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, चाइनीज़ फिर भी बचे रहेंगे। तो वही सिचुएशन अभी है कि हमारी पॉपुलेशन और हमारे एसेट्स और हमारा देश पिछले कई सालों से अच्छी कंडीशन में है, समृद्ध है, हम बहुत सारे झटके सह सकते हैं, पाकिस्तान नहीं सह सकता। ये उसके लिए हाराकिरी होगी, आत्महत्या होगी। मैं संतपाल जी के पास जरूर, उससे पहले एक सामान्य भाषा की बात, सामान्य बात बता दो सामान्य दर्शक समझ सके। ये न्यूक्लियर का बड़ा शोर है। जब ये कारगिल हो रहा था तो मैंने कहा कि देश के कुछ एक्सपर्ट्स से बात करूं इस पर, एक कुछ देश को बताऊं कि न्यूक्लियर में मान लो हो ही जाए तो क्या होगा। ये बड़े बड़े लोग अंग्रेजी में बोल बोल के चले जाते थे, सामान्य आदमी परेशान कि न्यूक्लियर का क्या बवाल है। तो मैंने कई लोगों से चर्चा की, उस चर्चा के बाद एक खबर लिखी, उसमें राय ये बनी विद्वानों की संतपाल जी कि पाकिस्तान संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के साथ न्यूक्लियर अटैक कर दे तो भारत का 40% हिस्सा उसकी जद में आ जाएगा, और उसके बाद भारत जब अटैक करेगा तो नाम रहेगा अल्लाह का, केवल वही बचेगा। क्या? बिल्कुल। बाकी गड्ढा, लोगों ने मुझे बताया, मुझे शब्द याद है, गड्ढे, पानी और राख, और नाम रहेगा अल्लाह का, बाकी कुछ नहीं रहेगा। 60% भारत तब भी रहेगा। इसलिए ये ड्रामा बंद होना चाहिए। मोदी जी ने ठीक कहा था कि जब देखो तब न्यूक्लियर, उन्होंने तो मंच से कहा था, और बोले हमने ये जो इतना बना के रखा है ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिवाली पे चलाएंगे? संतपाल जी, जो कहा वो करके दिखा दिया। क्या आपको लगता है जो बात अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि पाकिस्तान वो साहस नहीं करेगा? हालांकि मैं दोपहर में कह रहा था इस ऐसे शो में कि भाई मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, मूर्खता आकाश के बराबर होती है, असीम। क्या आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति बनेगी? भारत ने जो लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं अजीत डोभाल को के हवाले से वो देख रहा था कि भारत ने एक मैसेज दिया है, सुरक्षा परिषद के सदस्यों को भी अवगत कराया और सब दुनिया से कहा है कि हमने जो करना था कर दिया, अब पाकिस्तान को समझाइए तमीज में रहे। संतपाल जी। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और विश्व को बधाई देना चाहता हूं कि आतंकवाद की जड़ें जो है खत्म हो रही और भारत ने मानव अधिकार का ऑनर करते हुए एक आतंकवाद केंद्रों पे 9 केंद्रों पर स्ट्राइक की, और उसमें कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं है, कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर
का कोई वो नहीं है, कोई मिलिट्री टारगेट्स नहीं, और इतनी प्रिसीजन से स्ट्राइक की, इतना स्ट्रिक्ट तरीके से किया कि सफल ऑपरेशन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई जो देश का मोराल और आर्म फोर्सेस का मोराल उन्होंने रखा है। नंबर 1। नंबर 2, आपका प्रश्न बड़ा रेलेवेंट है कि पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। पाकिस्तान बेबस है आज, आतंकवाद का इतना प्रेशर है उनकी गवर्नमेंट पे, आर्मी पे, और मैं आपको याद दिला दूं, जनरल जियाउल हक 1971 वॉर के बाद उन्होंने असेसमेंट की कि हम कन्वेंशनल वॉर पे नहीं जीत सकते। उस टाइम जनरल मुशर्रफ कर्नल के रैंक पे होते थे, उनकी गाइडेंस पे, उनके हिसाब से ये ग्रुप्स जितने भी आतंकवाद है इनको खड़ा किया, और जनरल मुशर्रफ ने भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया। जितने भी आप देखें कि जब जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो अटैक्स जो है, फियादीन अटैक जो है, जिसमें कि जान से ह्यूमन बम लगा के लोग आए थे, तो ये इसका आतंकवाद ने पाकिस्तान को भी हिला के रखा हुआ है। इसके जो प्रश्न का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपने बिल्कुल स्पेसिफाई किया कि कुछ ना कुछ रिटेलिएशन जरूर करेगा, बिकॉज उनके फेस से भी आर्मी चीफ को जो है, आवाम को हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट भी ये कहेंगे हम क्या बोलेंगे, बट उनको ये पता है हम आते हैं दोबारा से। ठीक बात, कुछ ना कुछ करेगा, उसको भी अपना चेहरा दिखाना है, बचाना है। ठीक बात, मैं संजय राणा जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। भाई देखो, पाकिस्तान में कौन क्या कह रहा है इस पर कान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमको यही नहीं पता सत्ता किसके पास है पाकिस्तान में। मुनीर के पास है, ये जो गैर शरीफ परवेज हैं इनके पास है, ये ख्वाजा के पास है, या वो एक जो बालक है चॉकलेटी, क्या नाम है उसका, बिलावल, उसके पास है। किसके पास सत्ता है वहां? वो बालक भी कई कई मुंह बना बना के बोलता दिखता है कि सिंधु में लहू बहेगा। अब कहां है, रात से पता ही नहीं उसका बालक कहां गया है? उनके घर वाले ढूंढ रहे कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं लपेट में मारा गया हो क्या? तो इसलिए वहां तो यही नहीं समझ में आ रहा कि वहां सत्ता किसके पास है। और संतपाल जी ने कहा कि आतंकियों का दबाव होगा पाकिस्तान के ऊपर। भैया संतपाल जी, आप भले आदमी हो, इसलिए आप ऐसी सांस्कृतिक बात कह रहे हो। वहां आतंकवादी ही सत्ता है, सत्ता ही आतंकवादी, वहां तो सब एक ही है, कोई अलग है? आज आतंकवादियों के जनाजे में फूल माला लेके पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी तो गए थे। वो क्या करने गए थे? भारत ने अगर ये कहा कि पाकिस्तान के राज्य की नीति है आतंकवाद, और अगर हमने कहा राज्य पोषित आतंकवाद है, तो गलत नहीं कहा। जो आतंकवादी वही सत्ताधीश, जो सत्ताधीश वही आतंकवादी। संजय राणा, आपसे एक दूसरे मिजाज का सवाल लेने का मन है। 23 तारीख से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतनी बात है। लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे, मेज तोड़ देते थे कि मोदी चुप क्यों हैं, हमला कब करेंगे, ये क्यों नहीं बोल रहे। कुछ लोग एक प्लास्टिक का खिलौना ले आए, उसमें पेंसिल से लिख दिया राफेल, और उसके नींबू मिर्ची लटका दिए, बोले ये देखो ये नींबू मिर्ची लटकाने के लिए राफेल है। हमला भी हो गया, राफेल भी चल गया, खूब अच्छे से चल गया। अब कल तक जो लोग मोदी से पूछ रहे थे, आज वो मोदी का नाम लेने से बच रहे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कह रहे भारत की सेना की जय हो, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो, लेकिन मोदी ना कहीं आ जाए इस बात का ख्याल रख रहे खास। और कल तक केवल मोदी ही मोदी पूछ रहे थे, कल तक सेना से नहीं पूछ रहे थे। कल तक कह रहे थे मोदी बताएं कब हमला होगा, 56 इंच का सीना दिखाएं। और हमसे कोई कह रहा था कि आज की तारीख जोड़ लो, तो 56 आता है, उसका भी जोड़। संजय राणा। अमिताभ जी, जय हिंद, जय भारत। आज हमारे लिए एक गर्व का दिन है। मैं तो इसको ऑपरेशन सिंदूर, इसलिए एक नाम भी बहुत खूबसूरत इसका दिया गया, उसका कारण है। देखिए, हमारी बहनें, हमारी माताओं का जो सिंदूर उजाड़ा है किसी ने, जो 22 तारीख को घटना गई थी, उसके सिंदूर का बदला तो हम लेंगे। हम अपने सिंदूर के बदला लेने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। देखिए, आपको 2016 का हो या 2019 का स्ट्राइक हमने जो किया है, हमारी सेना ने किया है, हमारे देश के सैनिकों ने किया। पहले बार 10 दिन में किया था, दूसरे बार 12 में, और अब देखिए 15वां दिन है।
उस पर स्ट्राइक किया था। जहाँ तक बात हो रही थी मोदी जी की, देखिए मोदी जी को हर चीज़ ठंडा करके खाने की आदत है, चाहे उनकी कार्यप्रणाली आप डे वन से देख लीजिए। जब से वो राजनीति में आए तब से उनका काम करने का तरीका, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट दिया था कल एबीपी के समारोह में, और समझने वाले अगर समझ गए होते तो रात में ही जाग गए होते। उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा स्ट्राइक वो करेंगे। देखिए मोदी के नाम ले या ना ले, इवन दो वो जो विपक्षी पार्टी कल तक हो हल्ला टीवी पे डिबेट पे बोल रहे थे, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का वो 56 इंच का चेहरा है, सीना, और नरेंद्र मोदी का जो आंखें लाल आंखें दिखाते थे, वो ऑपरेशन सिंदूर लिखने से भी अपने आप को उसमें दूरी बनाए रखे हुए हैं। देखिए ऐसा है कि ये देश का मसला है और देश बदल चुका है, ये नया भारत है, और हमको कोई चैलेंज करेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे, और हमने मार के दिखाया है। 2019 का अगर वक्तव्य मोदी जी का किसी को भी याद है, यहाँ पे सभी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला था हमारे पास अगर राफेल होता तो हम शायद 400 किलोमीटर अंदर घुस गए होते। आज राफेल हमारे बॉर्डर पे अगर घूम रहा है या हवा में है तो 400 किलोमीटर तक हम तो कभी भी मार कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान कभी भी हिम्मत नहीं करेगा डायरेक्टली अटैक करने का। इनडायरेक्टली तो हमारे देश पे हमेशा 30 साल से करता चला रहा और आगे भी करेगा, और हमें अब तैयार रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये एक ऐसा इशारा था, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये वर्ल्ड के लिए थे, कि चाइना के लिए भी था, और वो जो भारत विरोधी उन सब लोगों के लिए था कि अगर भारत पे घूरोगे, भारत को क्षति पहुंचाओगे, भारत को ठेस पहुंचाओगे, आत्मसम्मान में उसके ठेस पहुंचाओगे, तो वो भारत अब नहीं रहा। पुराना वाला जो बोलेगा भैया आइए और एक थप्पड़ मार के चले जाइए, अब बोलेगा आइए और 4 थप्पड़ देगा, बोलेगा आप घर जाइए। तो भारत बदल चुका है, भारत बदल रहा, बहुत तेजी से बदल रहा। आज पूरा विश्व, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, चाहे देश दुनिया की कोई भी कंट्री है, आज कोई भारत के विपक्ष खड़ा है? नहीं खड़ा। तो ये बदलाव ही कूटनीति और राजनीति दिखाती, दूरदर्शिता दिखाती है। यही 56 इंच की छाती है जो मोदी ने दिखाया है, जिसके बारे में आज कोई भी विपक्षी हो या कोई भी नेता हो उस पर चर्चा करने से गुरेज कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी को ना मिल जाए। लेकिन क्रेडिट मोदी को मत दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को दीजिए, देश की सेना को दीजिए, देश के शासन को दीजिए और इस देश को दीजिए। अरे मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति वो अलग है। संजय राणा, देश के ठीक बात है। मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास चलूंगा। आशीष जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन सेना में रहे इसलिए उनका विचार थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी वो उस भूमिका में भी है, पार्टी की भी। मुझे लगता है कि इस बात को भी हमको समझना चाहिए कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, नपना एक रखना पड़ेगा। अगर कल तक मोदी से पूछ रहे थे कि मोदी डर क्यों रहे हैं, हमला क्यों नहीं हो रहा, तो आज क्रेडिट गुड्डू चाय वाले को कैसे दे देंगे? 71 की लड़ाई का क्रेडिट अगर इंदिरा जी को जाएगा तो मोदी को क्यों नहीं जाएगा? यहां ये दोनों प्रधानमंत्री, और कल तक आप, मैं तो हमेशा कहता हूं जिसको आप अपयश दे रहे थे वो यश का पात्र है, एक ही नपना है। आशीष चतुर्वेदी, आपसे मेरा प्रश्न है, शाम को जब सीडब्ल्यूसी की बैठक की ब्रीफिंग हुई है, खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने की, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया क्या? वरना सुबह से विपक्ष के किसी भी बड़े नेता ने भारत की जय, भारत माता की जय, जय जय हिंद की सेना, जय जय, ये तो सब लिखा। आपके अध्यक्ष ने संस्कृत में बधाई दी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर लिखने से सबने परहेज किया। ये शाम को जाके बुद्धि प्रिवेल की कि ना ऑपरेशन सिंदूर बोल दो, कम से कम कुछ तो बोलो। क्यों ऑपरेशन सिंदूर से शाम को 4 बजे तक परहेज क्यों बरता गया? ये नाम तो सेना का दिया हुआ था, ये विश्व हिंदू परिषद का नाम तो था नहीं दिया हुआ, ना बजरंग दल का था। सेना के दिए हुए नाम पर भी सियासत होगी क्या आशीष जी? नहीं, ये सियासत का मुद्दा ही नहीं है अमिताभ जी। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई कि जब इसका नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर रखा गया, बहुत ही सोच समझ के रखा गया नाम है, बहुत मैसेज देता है। और फिर जो प्रेस ब्रीफिंग की गई
वो आमतौर पे कोई जनरल रैंक का ऑफिसर करते हैं यूजुअली जब इस तरीके की कोई बड़ी वो होती है। तो हमने अक्सर देखा है कि डीजीएमओ या मतलब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ये लोग करते हैं, और इस बार 2 महिला अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई, तो वो भी एक संदेश था। दोनों चीजें बहुत ही खूबसूरती से जो हमने स्ट्राइक करी है, जो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन है, वो तो काबिले तारीफ है ही। मैं समझता हूँ ये ज्यादा काबिले तारीफ है कि हमने इसका नाम क्या रखा, और उसके बाद हमने 2 महिलाओं को जो है चयनित किया और उसमें एक मुस्लिम महिला को भी रखा। तो ये एक संदेश जाता है पूरे देश को और विश्व को भी जाता है, वो काबिले तारीफ है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां तक रहा सवाल बाकी, हाँ, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसी बातें जरूर कही थी जो उनको नहीं कहनी चाहिए। काफी हद तक पिछली सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार तक सीखे हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, गलतियों से सीखेंगे तो आगे अच्छा ही रहेगा। और इस तरीके का कोई भी मुद्दा जो होता है वो कभी भी राजनीति का विषय है ही नहीं और कभी होना चाहिए। आशीष जी, ये बात बहुत अच्छी है व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन जब आदमी राजनीति के मैदान में उतरता है तो सबसे पहले वो इसी मान्यता का वध करता है। क्या वो कहता हर मुद्दा राजनीति का विषय है। भाई समस्या यहीं पर है। मैं रत्नाकर जी के पास चलूं। रत्नाकर जी, मुझे पता है 14 दिन आप लोगों पर भारी थे, सरकार हो चाहे भाजपा हो, सब आपको घेर रहे थे, करे तो दिखाओ भैया 56 इंच का है कि नहीं है। पाकिस्तान से डर गए, अजय राय वो खिलौना ले आए, मेरे ख्याल से कुंभ में बाल बच्चों के लिए लाए होंगे, कुंभ से प्लास्टिक वाला, उसके ऊपर स्केच पेन से लिख दिया राफेल और नींबू लटका दिया। अब मैं तो सुबह से उसमें हूँ, कुछ नींबू का अब तक शिकंजी पिए कि नहीं पिए अजय राय? शिकंजी पिए, थोड़ा ठंडा हो दिमाग। देख रहा था मैं कि जहां भी बहस होती थी, जहां भी चर्चा होती थी, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के प्रतिनिधियों को घेरा जाता था, बड़ी निर्ममता से घेरा जाता था। जिन्होंने कभी, जिनको ये सुखोई खड़ा कर दो तो वो ये नहीं बता सकते कि इसकी पूंछ किधर है, मुंह किधर है, वो भी कहते थे कि क्यों डर रही है सरकार, सेना के हाथ खोल दो। जो काका भी नहीं जानते थे किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का, वो भी ज्ञान दे रहे थे। अब एक बड़ा ऑपरेशन हो गया। शाम को राहुल जी और खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया। वो परहेज भी शाम होते होते खत्म हो गया। और सिंदूर को लेकर मुझे एक बात जो संजय राणा ने कही, वो तो है ही कि हमारे मातृशक्ति के, उसकी स्वाभिमान का प्रतीक है। और एक सिंदूर भारत के मन में और भी इस कारण से भी महत्वपूर्ण है कि लाल देह लाली लसय अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। दानवों के दलन के लिए हनुमान जी हैं हमारे यहाँ। वो आपाद मस्तक, पूरी देह उनकी लाल है, सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी महाराज पर। और लंका फूकने की जब जब जरूरत होती है तो हनुमान जी ही याद आते हैं। आज भी राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमने हनुमान जी के ही आदर्श का पालन किया। जे में मारे तेह में मारा, तेह पर बांधे तने तुम्हारे, है ना रत्नाकर जी? जी अमिताभ जी, जो कल तक हमसे पूछते आ रहे थे और रोज कोई न कोई कटाक्ष चाहे किसी भी माध्यम के द्वारा जो किया जाता था, लेकिन हम चुप होकर अपनी तैयारियों में लगे रहते थे और यही संदेश देने का काम करते थे कि वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। 22 तारीख को जिन मां बहनों के सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया और कहा गया आतंकवादियों के द्वारा कि मोदी को जाकर के बता देना, 13वीं बीतने के महज 2 दिन के बाद मोदी ने 72 हूरों के पास भेजकर बता दिया कि यह मोदी है, महामना मोदी है, मनमोहन नहीं है, जो अपना बदला लेकर ही छोड़ेंगे। जिन्होंने घर दबा किए थे हमारे निर्दोष भाइयों के बहनों का, पूरा का पूरा कुनबा साफ कर दिया गया उनका। 14 परिवार के सदस्य मसूद अजहर के लोगों को मार दिया गया।
ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और एक सबक भी है। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं और कह रहे हैं कि काश मैं भी मर गया होता। तो आज ये उनके लिए सबक भी है कि तुम जब जब हमारी तरफ आंख उठाकर देखोगे, हम तुमको जलाकर राख कर देंगे, तुम्हारे ही घर में घुसकर तुमको हम मौत की नींद सुला देंगे। ये एयर स्ट्राइक अपने आप में जो है यह दर्शाता है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री अपने नागरिकों के प्रति कितने जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। ये 26/11 नहीं है कि हमला करके चले गए और हम ये सोचते रहे कि भाई जाने दो, सौहार्द कहीं खराब न हो जाए। अरे हमको तुम मारोगे। 2016 में भी तुमने उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में भी तुमने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। तुमने हमारे ऊपर जो है पहलगाम में हमला किया, हमने तुम्हारा नेस्तनाबूद कर दिया। 9 जो है आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें जैश भी है, लश्कर तोयबा भी है, अन्य संगठन हैं जिनके हेडक्वार्टर्स थे वहां पे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया। देखिए अमिताभ जी, अभी एक छोटी सी चीज ही कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, सदन हो चाहे सड़क हो चाहे कहीं पे भी हम साथ खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेनाओं का मनोबल डाउन करने के लिए किस तरह से वो प्लास्टिक के जो है नींबू लटका कर पूछते रहे थे कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। इनके ही सुप्रिया श्रीनेत जो है सोशल मीडिया के हेड है वो, और सर तन से जुदा का प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा करके कहती है कि प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पे कब स्ट्राइक करेंगे ये पता नहीं है। इनके ही प्रायोजित यूट्यूबर जो कल तक लोग बहुत पॉपुलर हो गई, काबा 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 करते ही थी, आज स्ट्राइक हो गया और बता दिया ई काबा काबा ना बा, ई मोदी बा और ई सबकर बाप बा, आई मनमोहन ना बा, ई सबकर बाप बा। और करके दिखाया हमने करके दिखाया। और देखिए सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता का भी मैं बात बताता हूं, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात पर कि आज भारत इतना मजबूत और इतना सशक्त हो गया है और कूटनीतिक रूप से हमने विश्व पटल पे इस तरह से अपनी छाप छोड़ी है कि आज पूरा विश्व समुदाय, चंद देशों को छोड़कर पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है और भारत के साथ सहानुभूति के साथ खड़ा है। और आज जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है कि रिटेलिएट मत करना, अगर रिटेलिएट किए तो आत्मघाती कदम होगा ये तुम्हारे लिए। और देखिए पाकिस्तान के आसिम मुनीर किस तरह से कह रहे हैं हम तो तनाव खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति जो है यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की सफलता का एक जो है और स्तंभ जो है वो दिखाई देता है। ठीक है भाई, अभी रुकना होगा। पूरा भरोसा है कि जब ठीक बात है, तब तक इस देश के ऊपर आंख उठा मैं मिश्रा जी के पास चलूंगा, लेकिन एक राजनीतिक टिप्पणी करने का मुझे मन कर। ठीक है रत्नाकर भाई, नरेंद्र मोदी समकालीन भारत में अकेले ऐसे राजनेता हैं जो सही समय पर सही फैसला करके सबको चमत्कृत कर देते हैं। उनकी शैली में कौतुक है। कुछ लोग उनको गायब निरूपित कर रहे थे, उसका वो फोटो बना रहे थे क्या, और उन्होंने अपनी उपस्थिति की ऐसी दस्तक दी कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और मजे की बात सुन ये देखिए मिश्रा जी, भारत जैसे बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, मैं मानता हूं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए इस घटना के बाद, आज दोपहर में 1 बजे के आसपास पूरी दुनिया को लगा कि नरेंद्र मोदी इस पर कुछ बोलेंगे। वो स्पेस टेक्नोलॉजी पर बोल के चले गए। और कल रात में वो बोल रहे थे कि हमने डिजिटलाइजेशन किया है, अब अपनी मार्कशीट खुद अटेस्ट कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं बहावलपुर में भारत को हमला करना हो और उस राष्ट्र का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक सार्वजनिक मंच से चर्चा कर रहा हो डिजिटलाइजेशन की। और आज जब इतना बड़ा काम हो गया फिर भी नरेंद्र मोदी स्पेस टेक्नोलॉजी की चर्चा कर रहे थे। नहीं विजय जी? अमिताभ जी, पहली बात तो जो आपने एक पॉइंट अभी कहा था कि 14 दिन तक बड़े भारी पड़े होंगे, इसके ऊपर मैं एक बड़ा छोटा सा सबमिशन ये करना चाहता हूँ कि सारे ही राजनेताओं को और जनता को ये समझना चाहिए कि जब भी कहीं किसी के ऊपर कोई आपने आक्रमण करना है, सक्सेसफुल अटैक करना है, उसके लिए बहुत प्लानिंग, बहुत सोच विचार, तैयारी की ज़रूरत होती है। तो ये 14 दिन हमारे समझ में ये बड़ा जल्दी, ये बड़ा क्विक रिस्पांस था,
क्योंकि ये रिस्पांस भी हम इसलिए इतनी जल्दी कर पाए क्योंकि जो कुछ भी आज हुआ है इसके पीछे सालों की मेहनत थी। उसमें R&AW का भी बहुत हाथ था, जिसने कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उन बिल्डिंग्स के हमको दिए। आज के टेक्नोलॉजी में जो वॉर गेमिंग है, जो वॉर का सिस्टम है, बहुत बदल गया है। अब जो है सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर हमारे पास में वहाँ के एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स नहीं होते तो आज हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं होते। तो इसमें R&AW बहुत पहले से काम कर रहा था। उनके सारे कहाँ पर उनका क्या पैटर्न है, वहाँ ट्रेनिंग कैंप कब एक्टिव होते हैं, कब वहाँ पर हमला करने से हमको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, ये सारी की सारी फीडबैक जो है वो R&AW से आई होगी। इसलिए उनको भी साधुवाद देना चाहिए कि उनका भी इसमें जनरली वो अनसंग हीरोज हैं। मिश्रा जी, इसी देश में 2 सरकारें ऐसी रही, मैं खुलासा ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, जिन पर R&AW के सदस्यों की हत्या के आरोप हैं जी इसी देश में। मैं जो ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे जो हम अटैक वगैरह जब करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसीडरेशन बहुत सारे रहते हैं। मैं राजनीतिक विषय पर टिप्पणी ना करते हुए मैं खाली टेक्निकल उस पर आऊँगा कि जो हमको हथियार चुनना है वहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए बहुत ज़बरदस्त कंक्रीट है तो उसके लिए कितना कंक्रीट, कितना उसके लिए हमको TNT कितना बम लगाना पड़ेगा, ये सब प्लानिंग में समय लगता है। और ये समय, ये तैयारी सारी की सारी जो है ये अगर हमको सक्सेसफुल रहना है तो एकदम एक्यूरेट भी होनी चाहिए। इस विषय में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जो है इनका ये तारीफ़ काबिल बात ज़रूर कहूँगा कि डिसीज़न टेकिंग कैपेबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। त्वरित डिसीज़न होते हैं और जब ये मांगा जाता है कि अब स्वतंत्रता दीजिए फौज को अपना काम करने की, तो वो स्वतंत्रता भी दी जाती है। जी बिल्कुल ठीक बात की मिश्रा जी आपने। मैं संतपाल जी के पास चलूंगा। संतपाल जी, 14 दिन सुबह मुझसे एक विशेषज्ञ ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, केवल जो हुआ है इतना ही करना हो तो अब 23 तारीख को भी हम कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप युद्ध में उतरने जा रहे हैं तो युद्ध कोई भी छोटा नहीं होता, युद्ध युद्ध है। आपने विदेशी धरती पर गोला दागा, बारूद दागा, तो मानकर चलिए जैसे शरीर का कोई ऑपरेशन माइनर नहीं होता, वैसे ही सैन्य अभियान शुरू करेंगे तो आपको तैयारी अंतिम अवस्था तक की करनी होगी। संतपाल जी, कई अगर का जवाब खोजना होता है युद्ध में उतरने से पहले, अपने मिसाइल को छोड़ने से पहले, और उसमें भारत में हाय तो बम मचा दी थी 14 दिन में। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई दशक बीत गए। संतपाल जी। जी अमिताभ जी, मिश्रा जी ने और आपने बहुत ही अहम बात की है और दर्शकों को ये जानना भी चाहिए। नंबर 1, कोई भी मिलिट्री को हमको नहीं लिया जाता साथ में, नंबर 1। दूसरा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज आपके लिए कहीं पे ऑपरेशन करना है, मिलिट्री का ऑपरेशन करना है, तो वहां पे ग्लोबल पर्सपेक्टिव लिया जाता है, लोगों को साथ में लिया जाता है। और तीसरा, सैन्य सिर्फ वहीं तक नहीं है J&K का, कश्मीर टू कन्याकुमारी और ईस्ट टू वेस्ट जितनी भी फोर्सेस है वो भी 24/7 काम करती है। हम जिस दिन ये अटैक हुआ है, मैं आर्मी से हूं, पूरी आर्मी को हाई अलर्ट प्लस प्रिपरेशन प्लस कहां उनको जाना है, ये DGMO कमांड हेडक्वार्टर्स, आर्मी कमांडर्स सारा प्लान करते हैं। और आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो प्राइमरी पोजीशन, सेकेंडरी पोजीशन, कंटीजेंसी पोजीशंस वो की जाती है, मोबिलाइजेशन किए जाते हैं, टेबल कराती है, फोर्स का रिग्रुपिंग करी जाती है, कहां पे टैक्टिकल दिखाना है, कहां पे दिखाना है। फिर उसके हमको बहुत ही ये है कि एक फ्रंट हम खोल रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे क्या होगा, उसके बाद में नेवी के साथ कोऑर्डिनेशन, एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन, इंटरवेंशन, एक चीज इन्वॉल्व, अम्युनिशन, ब्यूरोक्रेट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जहां से हमारे को कोई अम्युनिशन है या स्पेशल इक्विपमेंट है, उनका जो है कार्रवाई पूरा आर्मी हेडक्वार्टर, कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संतपाल जी। हम लोग तो जानते हैं, ठीक है संतपाल जी, हम लोग जानते हैं घर में सत्यनारायण कथा कराओ तो 100 काम करने पड़ते हैं, क्या
पंजीरी बनानी है, जबकि उसमें सिर्फ और केला काट के प्रसाद में रखना है, उतने में भी 100 काम होते हैं। ये तो युद्ध है। मैं तो इसी सिद्धांत को मानता, युद्ध छोटा नहीं। आप 1 मिसाइल दागो, 1000 मिसाइल दागो, प्रतिक्रिया बराबर हो सकती है और आपको सावधान रहना होगा। संजय राणा जी, बड़े कैच 20 की स्थिति थी। आधे लोगों से कहा गया कि तुम ये कहो कि मोदी डर रहे हैं, कब दिखाएंगे 56 इंच की छाती, कब लेंगे बदला, तुम राणा प्रताप बन जाओ, राणा सांगा। और आधे अपने ही लोगों से कहा गया कि तुम ये नैरेटिव चलाओ, युद्धोन्माद पैदा कर रही है सरकार, भाजपा युद्धोन्माद पैदा कर रही है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होते। आदेश का तुम गौतम बुद्ध बनो, आदेश का तुम राणा सांगा बन जाओ और फिर मजे लो। दोनों स्थितियां ध्वस्त हो गई, दोनों का उत्तर आ गया, युद्ध भी नहीं हुआ, भारत ने अपना साहस और सामर्थ्य भी प्रदर्शित कर दिया। नहीं, क्योंकि 2 नैरेटिव भारत में एक साथ चलवाए जा रहे थे, एक ही ग्रुप से 2 नैरेटिव, 4 लड़के इधर लगा दिए, 4 उधर लगा दिए। बोले तुम मोदी घोरों के युद्ध क्यों नहीं हो रहा? अब बोले तुम लोग ये कहो कि युद्ध का हिस्टीरिया पैदा कर रही है, फोबिया है हो गया भाजपा को। संजय राणा जी। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा और इसका जीता जागता उदाहरण आज हम सुबह से देख रहे हैं। देखिए, आपने एक शब्द का उपयोग किया, सिंदूर। देखिए, सिंदूर कोई भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने नहीं दिया थी, तो नाम जो ऑपरेशन का दिया गया था आर्मी और आर्म फोर्सेस द्वारा दिया गया था, उसको भी प्रयोग करने से डर रहे थे। इसका नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर है इसलिए डर रहे थे। सिंदूर मतलब हिंदू से जुड़ गया इसलिए डर रहे थे। और पिछले 15 दिन तकरीबन हो गए 22 तारीख के बाद से ये कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम को कराने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन जो जनमानस का आक्रोश था उसके आगे सारी विपक्षी पार्टी ध्वस्त थी। आपने बहुत सारी विपक्षी पार्टियों का ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिए, दोपहर के बाद से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस विज्ञप्ति हुई है, जहां पे हमारी दोनों आर्म फोर्सेस की महिला, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो चाहे वहमिका सिंह हो, दोनों आकर के उन्होंने अपना प्रेजेंट किया है। तो लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक कुरैशी जी को तो दिखा रहे हैं, जबकि हमारी बेटी है, वो हमारी आर्म फोर्स की एक महिला है, एक कर्नल है, वो मुसलमान नहीं है, पहले देश की सेवक है, देश की सोल्जर है, लेकिन उसको बढ़ाया दिखा रहा। भगवान ये देखिए कैसा हो रहा है, मुसलमान कैसे देशभक्त हैं, ये नहीं मार सकते। अरे भाई, दोनों लोग हमारे हैं, वो हमारे सैनिक हैं, उनमें कम से कम दुमाद मत पैदा करो। लेकिन वोट की राजनीति उठा के देख लीजिए, सारे के सारे इन्होंने ये बोला। नंबर 2, मुझे मेजर साहब यहाँ पे बैठे हुए, उनसे एक बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं, उन्होंने बोला एक मुसलमान महिला को लाया गया। मुसलमान महिला नहीं है, वो सोल्जर पहले है, कर्नल पहली है, देश की जो थल सेना के में नौकरी करने वाली महिला है, वो कोई महिला, आम महिला और हमारे आपकी तरह नहीं है। तो कृपया करके मुसलमान महिला और हिंदू महिला बोलना छोड़ दीजिए। मालूम है आपका वोट बैंक है, लेकिन वो जो मुसलमान महिला आई थी वो गुजरात मॉडल की है, वो गुजरात से ही आई थी, वो आपका कोई मॉडल नहीं था जो आपने पैदा किया था उत्तर प्रदेश में और बिहार में या कहीं और हैदराबाद में। तो मॉडल भी गुजरात का था, मॉडल बनाने वाला भी गुजरात का था, और हमारी पूरी सेना देश की थी, तो तभी जाके कार्रवाई हो पाई है। तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश, आप बिल्कुल सही बोले, चाहे वो राहुल गांधी साहब, आपने देखा होगा मोदी जी का गर्दन वाला धड़ वाला फोटो ट्विटर पर डाला गया, जहां पे सब लोगों ने बातें की। तो राहुल गांधी जब फोन किया तब जाके सुप्रिया सुले ने उसको हटाया था। तो ये रणनीति बनाई गई थी, भैया हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना, हम सॉफ्ट खेलेंगे तुम हार्ड खेलना। तो सॉफ्ट और हार्ड का गेम चल रहा था। जितने चिंटू टाइप नेता होते हैं सब लगे हुए थे हार्ड खेलने में, और बड़े नेता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका चरित्र बिल्कुल एकदम एक तरफा है। ये कहीं ना कहीं इसमें भी राजनीति करेंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी, क्या विपक्ष की रणनीति इस पूरे संदर्भ में बूमरैंग साबित हुई? मैं पूरे विपक्ष की तो बात नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ने कभी भी कोई इस तरीके की बात नहीं उठाई थी, और आपको याद भी होगा जब भी मुझसे भी पूछा गया इस विषय पे, तो मैंने कहा था कि जो समय है वो देना चाहिए और उस पे किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष से आए या विपक्ष से आए। खूब हुई। आशीष भाई, आप भी जानते हो, आप कहिए तो मैं नाम लेके बता दूं, बड़े बड़े बोले और धुआंधार बोले, बस यही शिखर से लेके और नीचे तक, युवजन सभा का मोहल्ले के कार्यकर्ता तक सब बोले, छाती ठोक ठोक के, ताल ठोक ठोक के।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने जो है इस तरीके के बयान उठाए, इस तरीके के सवाल खड़े किए कि कब क्या होगा। समझने की जरूरत है कांग्रेस को बहुत ज्यादा अभी भी। वो मुझे लगता है कि उनका जो राजनीतिक कंपस है वो थोड़ा ठीक काम नहीं कर रहा है कई वर्षों से, और कई बार उसका खामियाजा दूसरी विपक्ष की पार्टियां भी उठाती हैं। कई बार अखिलेश के बचपन के दोस्त होने के नाते मैं इनको कहता भी हूं कि इनको छोड़ा जाए, पता नहीं मुझे टीवी बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन इस तरीके की स्थिति बनती है और कहीं ना कहीं इस कांग्रेस की वजह से जो अन्य विपक्षी दल हैं वो उनके नेताओं के दिए हुए बयान की वजह से विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट पे आता है। और हमारे अभी एक साथी कह रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए। मैं जो भी बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैंने कहा था कि एक संदेश दिया गया था हिंदू मुस्लिम एकता का, कि दो महिलाएं अलग अलग धर्म से आती हैं, इसलिए उनको एक सोच समझ के बैठाया गया था। जरूरी ऐसा नहीं है कि चांद से वो वहां पे थी। दोनों लोगों को साथ बैठाने का एक संदेश था जो आप शायद समझ नहीं पाए। आपकी शायद जो राजनीतिक वो है, क्योंकि वो भाजपा की तरफ अलाइन थे, तो आप सिर्फ उसी नजरिए से देख रहे थे। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो दोनों महिलाएं अलग समुदाय से आती हैं और एकता का संदेश देना था, इसलिए वो ऐसे बैठाया गया था। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, तभी मैंने कहा था। तो थोड़ा ध्यान से हमें सुनना चाहिए और थोड़ा न्यूट्रल होकर समझना चाहिए कि कहा क्या जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। संजय राणा कुछ आपके नेता जी के पास चलूंगा जी, जल्दी से एक ट्विटर दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए जहां पे जो हमारी विंग कमांडर सिंह का फोटो डाल करके आप लोगों ने ट्वीट किया। अरे ऐसे राजनीति ना करिए। हमारा तो चश्मा चलो मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का है, आप तो चश्मा नहीं पहने हो, कम से कम आप ही ट्वीट डाल देते। तो देखिए बोलना और करने में अंतर है। सारे लोगों ने कुरैशी जी का डाला, दोनों में तो संजय राणा आप ठीक आशीष हो गया। रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। रत्नाकर सिंह जी, कल सर्वदलीय बैठक है, लेकिन देश के लिए सबसे बड़े संतोष का विषय क्या है मालूम? हमने पाकिस्तान को औकात बता दी, ये मेरे लिए कम संतोष का विषय। हम दुखी किस बात से थे पिछले कई दशकों से मिश्रा जी? हम ईश्वर से मना रहे थे कि हमको ये तो पता था कि भारत उत्तर देगा और अच्छा उत्तर देगा, ये भी भरोसा था, लेकिन हम कह रहे थे उसका सबूत भी जुटा ले, नहीं तो यहां के लोग मानेंगे नहीं सबूत बिना मांगे। क्या अब देखिए ईश्वर की मर्जी, भारत पर कितना कृपालु है ईश्वर कि इतना सबूत आ गया, इतना सबूत आ गया, रात भर देखो, दिन भर देखो, कई दिन देखो। क्या? और पाकिस्तानी दे रहा सबूत है। उसके उर्दू में भी चिट्ठी आई है मौलाना की, और उसका ट्रांसलेशन भी अंग्रेजी और हिंदी में जारी किया गया है कि दैया मार डाला। क्या अब तो किसी सबूत की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। कांग्रेस को, सपा को, बाकी और जितनी पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भी अभी तो दिखाई नहीं दिए कहां है। उन्होंने भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा था। इमरान मसूद कल भी सबूत मांग रहे थे, बताइए, कल भी वो सबूत मांग रहे थे, कह रहे थे हम इतने साल से। चन्नी सबूत मांग रहे थे। हालांकि उनका पता नहीं मानसिक संतुलन को गड़बड़ा गया, थोड़े दिन ही कांग्रेस ने उनको रहने दिया मुख्यमंत्री, फिर बाद में तो सब मामले गड़बड़ हो गया। तो रत्नाकर जी कम से कम इतनी शांति तो मिली कि आपको सबूत नहीं मांगेगा। क्या जी अमिताभ जी, देखिए विपक्षी पार्टियां लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करती। और माननीय रक्षा मंत्री जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आप जैसा चाहते हैं मोदी सरकार वैसा ही जवाब देगी। फिर भी ये इस विषय पे राजनीति करने के लिए, अपनी ओछी बयानबाजी करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे और बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे थे जिससे कि सेना का मनोबल जो है वो डाउन हो, जबकि ये करना नहीं चाहिए। उनको विश्वास रखना चाहिए प्रधानमंत्री जी पे और मोदी जी की सरकार पे कि जरूर हम बदला लेंगे। और देखिए आज जो है वो कार्यक्रम कर दिया गया। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखिए इनको एक चीज ये भी समझना चाहिए, खुद इनकी सरकारों से ही सीख ले लेना चाहिए था कि कोई भी युद्ध विभीषिका में जो है जान माल की क्षति दोनों तरफ से होती है और जीतता वही है जिसकी क्षति सबसे कम हो और जो अपने मकसद में पूरा हो जाए। आप अगर उदाहरण उठाकर देख लीजिएगा 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उन्होंने 6 महीना तक इस पूरे घटनाक्रम को पूरी कूटनीति के साथ, रणनीति के साथ उसको हैंडल किया, फिर जाकर के निर्णय लिया कि हाँ अब सही वक्त है जो है हमला करने का और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया जाए। तो ये अपनी सरकारों से ही नहीं सीख पाते हैं,
कि अगर हमको कोई जंग लड़ना है तो स्ट्रेटेजी के साथ लड़ना चाहिए, समय देकर लड़ना चाहिए। आज हम जोश में हैं तो कर दिए, कल फिर हम क्या करेंगे? तो इस तरह की हर परिस्थितियों पे, हर एंगल पे सोच समझ करके जो है वो लड़ाई लड़नी चाहिए। और देखिए, ये अभी कह रहे थे, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता का एंगल बता रहे थे और धर्म का एंगल बता रहे थे। मैं इनसे यही कहूंगा कि यह बीजेपी की सरकार में हम सम्मान करते हैं वीर अब्दुल हमीद का भी, हम सम्मान करते हैं खान गफ्फार खान का भी, अब्दुल कलाम आजाद का भी, मौलाना आजाद का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इस देश में कोई बुरहान वानी बनेगा, कोई अफजल गुरु बनेगा, तो उसको 72 हूरों के पास भेजने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करना जानती है। देखिए, सायरन तो यहाँ बजवाने की बात हुई थी और सायरन कैसा पाकिस्तान में बजवा दिया। ठीक है रत्नाकर भाई, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। मुझे लगता है कि इस बात को भी दिमाग में सबको रखना चाहिए कि आज ऊपर आसमान में कितना ट्रैफिक जाम होगा। हर आदमी हूरों का लाइसेंस लेके आगे अब दौड़ने को होगा कि हमारी 72 किधर है, क्या हमारी 72 बैठा दो, हम निकलें पहले आगे। नहीं, मोदी जी भी गजब करते हैं, जब करते हैं तो गजब करते हैं। या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो गजबे करेंगे। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी बाढ़ सूखा, आदमी समझ ही नहीं पा रहा कि ठंडा बुखार है कि गर्म बुखार है। इतने पता लगा कि 100 का नंबर आ रहा है ऑफिशियली, और प्रबुद्ध लोग मिश्रा जी बता रहे हैं कि ये 1000 तक का मामला है। अब 1000 आदमी सीधे पहुंच गया, सबको 72 चाहिए, 1000 में गुड़े 72 1000 हूरे। अब पता नहीं ऊपर हैं स्टॉक में कि नहीं है, क्या समस्या है, कहां से आएंगे हूरे इतनी? ऊपर वालों को भी नहीं अंदाज होगा कि इकट्ठे सब आ जाएंगे और अपनी अपनी वो पर्ची लेके। नहीं, जैसे राशन की पर्ची होती है, ये कंबल बंटते हैं खैरात में, उनकी पर्ची पहले दे दी जाती, पर्ची दिखाओ कंबल ले लो। तो वैसे हूरों के लिए पगलाए घूम रहे होंगे सब। मसूद अजहर ने कहा भी कि वो जन्नत चले गए हैं हमारे 14 लोग, तो 14 तो लाइन में लग ही गए होंगे, फूफू और चाचू जितने थे। खैर, मुख्य बात ये कि भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय तो दिया, लेकिन इस मर्यादा के साथ दिया जो मर्यादा किसी भी सामर्थ्यवान के साथ हमेशा रहनी चाहिए। गाइडेड ऑपरेशन, नपातुला ऑपरेशन, न दाएं का नुकसान न बाएं का नुकसान। हम चाहते हैं तो भारत चाहता तो पाकिस्तान की सेना की अभद्रताओं पर भी कुछ हमारी ये मिसाइलें प्रसाद दे देती, तब हम मानते कि भाई ये थोड़ा सा गैर जरूरी था। जिनको दंड देना था उनको दंड दे के आप वापस आ सकते थे। भारत ने एग्जैक्टली वही किया। हमने पाकिस्तान को बता भी दिया कि आपकी सेना हमको हमारे कदम नहीं रोक सकती। संतपाल जी गलत तो नहीं कह रहा, हमने बता दिया कि आप हमारे कदम नहीं रोक सकते, लेकिन हम युद्ध का श्री गणेश अपनी तरफ से नहीं कर रहे। जो अपराधी हैं उनको दंड देके हम वापस जा रहे हैं। 6 बजने से कुछ मिनट पहले भारत का सारा सैन्य उपक्रम स्थिर हो गया था जमीन पर। सब कार्यक्रम संपन्न करने के बाद, पंचम अध्याय समाप्त करने के बाद, अब पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा यह भविष्य का प्रश्न है। लेकिन यह मानने का कोई कारण नहीं कि पाकिस्तान के पास जितने विकल्प हो सकते हैं मूर्खतापूर्ण, उन सब विकल्पों की तैयारी भारत ने करके रखी होगी, यह तय जान लीजिए। कतई इसमें कोई दुविधा रखनी ही नहीं चाहिए। हमारे आपके दिमाग में जितनी चीजें आ सकती हैं, देश चलाने वालों के दिमाग में उससे ज्यादा चीजें आती हैं। और एक और महत्वपूर्ण पहलू, पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के शव पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए हैं। ये क्या है? इसके बाद पाकिस्तान कहता है आतंकवाद पीड़ित है। ये आपके चचा हैं, ये परवेज शरीफ के चचा हैं जो मारे गए। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें सैल्यूट किया है, उनके जनाजों को। ये क्या है? इसीलिए मैंने कहा था आर्मी ही आतंकी ही आर्मी है, आर्मी ही आतंकी है, ऐसा घालमेल मैंने कहीं नहीं देखा। और वहां का जो आर्मी हेड है वो तो किसी मौलाना जैसी तकरीर करता है।
आर्मी हेड की, आर्मी चीफ की तो तकरीर ही नहीं उसकी। किसी मौलाना जैसी तकरीर करने वाला आदमी आर्मी हेड है, बताइए उस देश में। दुनिया की भी आंखें खुल जानी चाहिए कि जितने दुष्ट थे उनके मरने पर पाकिस्तान की सेना आंसू बहा रही है, सेना। इसका मतलब पाकिस्तान और आतंकी एक जिस्म दो जान है, एक जिस्म दो जान। मुझे पता नहीं कि हाफिज सईद और मसूद अजहर, जो चिट्ठी आई है मसूद अजहर की, वो मसूद अजहर की है या किसी ने फैब्रिकेट की है, कोई नहीं जान सकता। मुझे ये भी नहीं पता कि मसूद अजहर और हाफिज सईद मारे गए कि नहीं, लेकिन उन तक ये अगर बच भी गए होंगे तो वो ये समझ गए कि भारत का हाथ हमारी गर्दन पर कभी भी आ सकता है, हमारी गर्दन भारत की रेंज से बाहर नहीं। पिछले 25-30 वर्षों में जितने अपराध पाकिस्तान ने किए हैं उन सब में इन्हीं 3 संगठनों और इन्हीं लोगों का हाथ रहा है, चाहे जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो। ये 3 संगठन यही पाकिस्तान में आतंक के पर्याय, और हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग पाकिस्तान के शासन के, सेना के दैत्य गुरु हैं मिश्रा जी, दैत्य गुरु। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। मुझे भी लगता है, देश को भी लगता है, भारत की तरफ से पर्याप्त दंड दे दिया गया, जय घोष हो गया, विजय घोष हो गया, शंखनाद हो गया। अब पाकिस्तान के पाले में गेंद है, सुधरोगे तो रहोगे, नहीं सुधरोगे तो बालारिष्ट हो जाएगा। बालारिष्ट हमारे यहाँ ज्योतिष में कहा जाता है कि बचपने में मृत्यु का योग, क्या उसको कहते बालारिष्ट योग। रहेंगे, पाकिस्तान रहना चाहेगा धरती पर तो दूसरे रास्ते चलेगा, नहीं रहना चाहेगा। और अभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध हमारे गैर सामरिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। कल प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत का पानी भारत के ही काम आएगा, ये जान लीजिए। सामरिक कार्रवाई का 1 दिन का एपिसोड था, बाकी एपिसोड अभी चलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं फिल्म अभी बाकी है। जो नरवणे साहब ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।